हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग यहाँ पे 6 क्लास एनसीईआरटी कवर कर रहे थे। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा देश भारत, यानी कि ये 7 चैप्टर है एनसीईआरटी 6 क्लास का। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या कहना चाहता है। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। जैसा कि हम जानते हैं भारत क्या है, बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर है। अगर आप भारत की संरचना देखोगे तो एक मैं रफ सा फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ। तो जैसे भारत की संरचना है तो यहाँ पे क्या है, अरब सागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, यहाँ हिंद महासागर हो गया, और यहाँ ये उत्तर में किससे, हिमालय से घिरा हुआ है। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो भारत का क्षेत्रफल है वो कितने, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। अब अगर मैं बात करता हूँ, आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसकी बात करेंगे। तो ये मेरे पास एक फिगर है, इसको ध्यान से देखते हैं। पहले इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। देखो, ये अर्थ है, इसमें आपके देशांतर रेखाएं भी हैं, बहुत सारी देशांतर रेखाएं हैं, और बहुत सारी क्या है, अक्षांश रेखाएं भी हैं। अगर ये अर्थ है तो इसके बीचों बीच एक क्या निकलती है, इक्वेटर निकलती है, 0 डिग्री जिसे बोलते हैं, भूमध्य रेखा। और यहाँ जाके आपकी कर्क रेखा है और यहाँ मकर रेखा है। तो ये हो गया उत्तरी ध्रुव यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं। तो देखो, जो भारत का भौगोलिक विस्तार है, भारत के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से है, देखो 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 8 डिग्री मुख्य भूमि का विस्तार, जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में। और ऐसे ही अगर हम देशांतर में इसकी बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कहाँ तक है, यह है आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक, 25 मिनट तक इसका विस्तार है, फैला हुआ है देशांतर में। और अक्षांश में है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक। अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। ये तो मुख्य भूमि का विस्तार हो गया। अब जो इसके जो भारत का विस्तार अगर क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ अंडमान है, अंडमान से यहाँ से 6 डिग्री 45 मिनट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, 6 डिग्री 45 मिनट से लेके कहाँ तक होगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक, 6 मिनट तक ये विस्तार है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आप लोगों के। देखो, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार तो कहाँ से हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक मुख्य भूमि का विस्तार। और भारत के विस्तार की अगर बात करें तो अंडमान के इस पॉइंट से लेके 6 डिग्री 45 मिनट से लेके कहाँ तक होगा, 37 डिग्री 6 मिनट तक। और देशांतर के अकॉर्डिंग ये विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी कि अरुणाचल से गुजरात का ये एरिया। अब अगर हम इसकी देखो, अब तो ये लद्दाख वाला एरिया हो गया, 2 यूनियन टेरिटरी में बढ़ गया ये, एक लद्दाख एक जम्मू एंड कश्मीर। तो अगर लद्दाख के इस पॉइंट से यहाँ तक की बात करते हैं हम, कन्याकुमारी के यहाँ तक, तो इसकी दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। जो लेटेस्ट डेटा है ये है 3214 किलोमीटर है। और अरुणाचल से लेके गुजरात की अगर बात करते हैं तो ये है 2933 किलोमीटर, ये इसकी दूरी है। तो यहाँ लद्दाख से लेके यहाँ कन्याकुमारी तक ये हो गया 3214 किलोमीटर, और यहाँ अरुणाचल से गुजरात तक हो गया 2933 किलोमीटर। अब देखो यहाँ पे इसका जो देशांतर विस्तार है, देशांतर अगर में अंतर आता तो क्या होगा, हमारे टाइम में भी चेंज आता है। तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक है। अगर इसको हम 97 माने और इसको हम 68 लिख दें तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का अंतर है, लगभग 29 डिग्री का अंतर है। लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 29 डिग्री का अंतर है। अब हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री के अंतर में कितने का आता है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है। 4 मिनट, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है।
तो अगर 29 डिग्री है तो 29 इंटू 4 कर दोगे तो कितना आएगा 116, लगभग 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का अंतर। जो आपका अरुणाचल और गुजरात के बीच में है वहां पे टाइम में कितने का अंतर आ जाता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। ये अंतर कब आता है, देशांतर में, ठीक है, अक्षांश में नहीं आएगा। अक्षांश में अगर भारत का विस्तार ऐसे है तो तब यहाँ टाइम जोन में अंतर आएगा, अगर ऐसे है किसी कंट्री का तो यहाँ टाइम जोन में कोई अंतर नहीं आएगा। तो अरुणाचल और गुजरात में कितने का अंतर हो गया, लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो अगर यहाँ अरुणाचल में 7 बजे सूर्योदय हो रहा है तो गुजरात में कितने बजे होगा, 9 बजे होगा, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। तो इसी अंतर को कम करने के लिए भारत ने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बनाया है। कितना है वो, 82.5 डिग्री। यहाँ से एक लाइन जाती है जो है 82.5 डिग्री की लाइन, जो इन दोनों को, वरना क्या होगा, यहाँ टाइम 2 घंटे का अंतर आ जा रहा तो हमें टाइम जोन चेंज करना पड़ेगा यहाँ और यहाँ में। तो इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया जो 82.5 डिग्री है, जो कहीं इलाहाबाद से होकर निकलता है। मानक याम्योत्तर जिसे बोलते हैं, भारत का मानक याम्योत्तर बोला जाता है इसको। और कर्क रेखा देखो, जो कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच निकलती है, ये दिख रही है आपको, ये कर्क रेखा लगभग भारत के बीचों बीच निकलती है। 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री वो भारत के लगभग बीचों बीच से होकर निकलती है। और इसमें क्या है, बस इसमें इतना ही है। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। भारत का अक्षांशी विस्तार अगर पूछते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना हो गया, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। और भारत का देशांतरी विस्तार अगर बोला जाता है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट होगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीव के साथ साथ भाषा एवं संस्कृत में भी बहुत अंतर होता है। आपने भारत में देखा होगा, हम एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज में क्या आता है, चेंज आ जाता है। कहीं पे कोई और लैंग्वेज बोली जाती है, कहीं पे आसामी बोली जा रही है, कहीं पे हिंदी बोली जा रही है, कहीं पे गुजराती बोली जा रही है, कहीं राजस्थानी बोली जा रही है, कहीं मारवाड़ी बोली जाती है, कहीं हरियाणवी बोली जा रही है। तो ये क्या होता है, भाषा में, संस्कृति में बहुत भिन्नता आ जाती है। इस भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, क्योंकि अगर हम भले अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, भले हमारी वेशभूषा अलग अलग हो, लेकिन भारत का एक अखंड भारत है और एक भारत है। हमारी परंपराओं में दिखती है एकता, हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक लगभग भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक है, यानी कि अब तो लगभग 130 करोड़ 138 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। तो ये पुराना डेटा है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है, चीन की है, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है। प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। अब देखो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप आता है कि प्रायद्वीप का मतलब क्या है, जो भी देश है, जो भी स्थल खंड है, जैसे ये भारत है, ये भारत हो गया, तो ये क्या है, यहाँ से घिरा हुआ है अरब सागर से, और यहाँ से घिरा हुआ है बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ पे क्या है, हिंद महासागर। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, तो इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप। यहाँ पे इसके डेफिनेशन में बोल रहा है, प्रायद्वीप स्थल का वह भाग है जो 3 तरफ से जल से घिरा होता है। अब बात करते हैं भारत की स्थिति की। ये बोलता है भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ है, भारत है नदन हेमिस्फीयर में। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये 0 डिग्री इक्वेटर होगी। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ भारत देश के मध्य से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तथा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ अक्षांश के बीच है। अभी हमने देखा था भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच है। अब हमने क्या देखा था, पश्चिम से पूर्व की ओर भारत का विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच है। ये अक्षांश हो गई और ये देशांतर हो गई। अगर हम विश्व की को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, अगर कोई ये विश्व है, इसको हम अगर
दो भागों में बांट देते हैं। ये क्या हो जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, ये हो जाएगा पश्चिमी गोलार्ध। ये हो गया पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये दो गोलार्ध में, तो भारत की स्थिति कहाँ पे आएगी, ये आएगी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहाँ पे आएगा, पूर्वी गोलार्ध में आ जाएगा। बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों में स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का अंतर लगभग 2 घंटे का है। देखो अरुणाचल से लेके गुजरात तक की दूरी कितनी है, यह 29 डिग्री का अंतर आता है, यानी कि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है, तो ये लगभग 116 मिनट का अंतर आता है। इसको लगभग 2 घंटे यानी कि 120 मिनट 2 आवर्स का यहाँ पे डिफरेंस माना जाता है। जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। अभी हमने बात की थी ये चीज। पश्चिम से गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं कि ये हमने सब देख लिया कि यहाँ पे क्या आता है, 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब बात करते हैं हम भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश लगभग सभी हम जानते हैं कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं। तो अब हम इन पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं और ये कौन कौन सी सीमाओं से एक दूसरे से लगे हुए हैं, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं। तो ये कहते हैं 7 देशों की स्थलीय सीमाएं भारत से जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं इनमें। देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अफगानिस्तान, सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी सीमा भारत से जुड़ी हुई है। फिर आता है पाकिस्तान, पाकिस्तान भी भारत से सीमा शेयर करता है। चीन करता है, नेपाल करता है 4, भूटान करता है 5वें नंबर में, बांग्लादेश हो गया और म्यांमार हो गया। तो ये 7 देश हैं जो भारत के साथ सीमा को शेयर करते हैं। तो अब अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो भारत और चीन, देखो ये चीन ने कब्जा कर लिया था, एक्साइज चीन। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, इसमें पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, यहाँ पे चीन ने कब्जा कर लिया था। तो अब भारत कौन कौन सी इनसे सीमा रेखाएं शेयर करता है। जो भारत और चीन के बीच में, जो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा, उसे क्या बोला जाता है, मैकमोहन लाइन बोला जाता है। भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है, मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। तो ये भारत और पाकिस्तान का सीमा का निर्धारण करता है। अब रेड क्लिफ लाइन की थोड़ा सा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा है। ये किन्होंने किया था, इसका निर्धारण किया था सर सिरिल रेडक्लिफ ने। इनका नाम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर सिरिल रेडक्लिफ। इन्होंने यहाँ पे इसका निर्धारण किया था। ये कब हुआ था, इसकी घोषणा की गई थी 17 अगस्त 1947 को। मैकमोहन हो गया और रेड क्लिफ की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं डूरंट रेखा। डूरंट रेखा किस किस के बीच आती है, डूरंट रेखा आती है आपकी भारत और अफगानिस्तान। जो ये सीमा का निर्धारण करता है, इस रेखा को क्या बोला जाता है, डूरंट रेखा। ये भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो इसी तरह से आपका अब LAC आता है। LAC ये हो गया LAC वाली बात। ये 4057 किलोमीटर लंबी है सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत के अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र एक्साइज चीन को अलग करती है। यहाँ पे LAC आती है। LAC का फुल फॉर्म क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC अभी बीच में इस बारे में बहुत सारा विवाद चल रहा है, तो वही LAC है। और ये कैसे हुआ था, देखो 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जहाँ पे ये युद्ध विराम हुआ। उसके बाद दोनों देशों की सीमाएं जहाँ तैनात थी, अब चीन यहाँ तक आ गया था, चीन ने इस पे कब्जा कर लिया था और उसकी सीमा यहाँ पे आ गई थी। तो जहाँ पे इनकी सेना थी, भारत की यहाँ थी, चीन की यहाँ थी, तो जहाँ पे उनकी सेना थी उसी को यहाँ पे LAC बना दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये हिस्सा क्या कर लिया, चीन ने हड़प लिया था हमसे। अब लाइन ऑफ कंट्रोल जो LOC है, LOC की क्या कहानी है, LOC देखो, LOC हो गया ये। LOC में भी यही हुआ था। ये नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई थी। ये 740 किलोमीटर लंबी रेखा है। जो LAC की रेखा है वो कितनी लंबी है, 740 किलोमीटर लंबी रेखा है।
ये आज़ादी के बाद से दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। इसे 1947 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के बाद ही खींचा गया था। जब भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में विराम हुआ था, इसमें जब इंडिया अलग हुआ था, तब ये रेखा खींची गई थी। और 1972 भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद शिमला समझौते में इस नियंत्रण रेखा को फिर से बहाल किया गया था। तो ये हो गया एलएसी के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये हिस्सा क्या है, ये पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कर लिया, ये चाइना ने अपने कब्जे में कर लिया। और भारत क्या करता है, बांग्लादेश से भी सीमा शेयर करता है, लगभग 4000 किलोमीटर की सीमा शेयर करता है ये बांग्लादेश से। ये सीमा कहाँ से है, ये सीमा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है। और भारत 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। देखो भारत 1751 किलोमीटर लंबी रेखा भारत और चीन के बीच में है। ये इससे बॉर्डर शेयर करता है इतना। ये आता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है नेपाल इंडिया के। श्रीलंका के साथ भारत समुद्री सीमा शेयर करता है, जो तमिलनाडु से गुजरती है। और जो अंडमान निकोबार की समुद्री सीमा इंडोनेशिया के साथ भारत शेयर करता है। मालदीव की समुद्री सीमा भारतीय राज्य लक्षद्वीप से होकर गुजरती है। और भूटान के साथ भारत करीब 699 किलोमीटर, देखो ये भूटान है, भूटान के साथ भारत लगभग 699 किलोमीटर की सीमा रेखा शेयर करता है, जो कहाँ से निकलती है, ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। और म्यांमार के साथ हमारा 1600, जो ये म्यांमार है, इसके साथ कितने किलोमीटर की सीमा रेखा है, 1643 किलोमीटर ये हम लोग सीमा शेयर करते हैं, किससे, म्यांमार के साथ। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। तो ये था भारत के बारे में, भारत के जो पड़ोसी देश थे और कौन कौन सी सीमाएं हम लोग इनसे शेयर करते हैं और कितने किलोमीटर की ये सीमा रेखा है। अब बात करते हैं इस पॉइंट की। ये क्या बोलता है, जून 2014 में तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 2014 में तो भारत क्या हुआ, तेलंगाना क्या हुआ, 29वां राज्य बना, किसका, भारत का। ये बात ध्यान देना। और उसके बाद अब हमारे पास कितने राज्य थे, 29 स्टेट हो गए और 7 यूनियन टेरिटरी हुई, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। उसके बाद फिर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 फिर एक और चेंज आया, 31 अक्टूबर 2019 को एक और चेंज आया। इसमें क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई और लद्दाख को दूसरी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अब हमारे पास यहाँ पे यूनियन टेरिटरी कितनी हो गई, पहले 7 थी, 2 और बढ़ गई, तो यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरी हो गई और स्टेट हो गए 29। फिर 9 दिसंबर को फिर एक चेंज आया, 9 दिसंबर 2019 को एक और चेंज आया। इस चेंज में क्या किया, दादर एवं नगर हवेली और दूसरा दमन दीव। तो दादर और नगर हवेली और दमन और दीव को क्या किया, एक बना दिया गया, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। अब यहाँ पे 9 यूनियन टेरिटरी थी, तो इन दोनों को मिला दिया गया, तो अब कितनी बची हमारे पास, 8 यूनियन टेरिटरी बची। और स्टेट कितने बचे, जम्मू कश्मीर को भी 2 भागों में बांटा गया, तो स्टेट कितने बच गए, 28 बच गए। तो अब हमारे पास प्रेजेंटली कितने हमारे राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें यूनियन टेरिटरी कहा जाता है। तो ये रिसेंट डेटा है और ये इसकी डेट है, कब कौन सा डेटा चेंज हुआ था, ये 2 जून था। 2 जून को तेलंगाना बना, उसके बाद 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरी बनी और यहाँ से जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट हट गया। और 9 दिसंबर 2019 को दादर और नगर हवेली को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो अभी हमारे पास रिसेंट डेटा में क्या आता है, 28 स्टेट आते हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज आती हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इसमें इंपॉर्टेंट डेट है जब ये डेट चेंज हुई थी। अब हम लोग देखते हैं इस पॉइंट को। ये बोलता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। भारत एक विशाल देश है, प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 29 राज्य, अब ये क्या हो गया, रिसेंट डेटा 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो इसका भौगोलिक विस्तार देखते हैं। पहले मैं ये वाली लाइन की बात बताता हूँ। देखो इन लाइनों को ध्यान से देख लेना, क्योंकि इसमें मैप थोड़ा बड़ा है, तो इसको
स्क्रॉल डाउन करना पड़ रहा है। तो ये जो है, ये रेड कलर में जो इस तरह की लाइन दी है, ये पर्वत और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दे रखा है। जो ये है ऑरेंज कलर है, ये पर्वतीय प्रदेश है। जो येलो है वो पठारी प्रदेश है, और जो हल्का ग्रीन है वो मैदानी प्रदेश है। तो देखते हैं इनके बारे में आप। ये देखो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया किससे, हिमालय है। यहाँ पे पूरा हिमालय है, हिमालय है। और हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय को भी 3 भागों में बांटा गया है। वृहद हिमालय, एक तो हो गया वृहद, दूसरा मध्य हिमालय, और तीसरा शिवालिक। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। शिवालिक हिमालय। तो जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पे है, वृहद हिमालय में आती है। फिर मध्य हिमालय आता है, फिर शिवालिक हिमालय आता है। तो अगर मैं एक बार इसको बता दूं, थोड़ा सा इसमें ध्यान देते हैं। तो ये जो एरिया है, पूरा क्या है, हिमालयी एरिया है। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हिमालय, यानी कि यहाँ पे क्या है, पर्वतीय एरिया है। यहाँ पे पर्वत है, ये जो लाइन दे रखी है आपको रेड कलर में, ये तो क्या है, पर्वत श्रेणी है, और ये पर्वतीय एरिया है। और ये वाला जो एरिया आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये येलो कलर में दिख रहा है, क्या है, पठार है, यहाँ पे पठार। और ये ग्रीन कलर में क्या है, मैदान है। देखो अरावली श्रेणी, अरावली के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अरावली क्या है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली है, ये हमने देखा था। अब हम पढ़ते हैं भौतिक विभाजन, भारत का भौतिक विभाजन, इसके बारे में देखते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत है, यहाँ पे पठार है, मैदान है, तट है, तथा द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। जो उत्तर में, भारत के उत्तर में जो हिमालय है, वो किसका काम करता है, संतरी। यहाँ से आने वाले ठंडी हवाओं से भी हमें रोकता है, और एक पहरेदार की तरह यहाँ पे काम करता है। हिमधनालय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित हिमालय वृहद हिमालय है। अब बात करते हैं हिमालय के बारे में। जो सबसे उत्तर का एरिया है, इसे क्या बोलते हैं, वृहद हिमालय कहा जाता है, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला में। दूसरा मध्य हिमालय या हिमाचल, जो इसके बाद आता है, उसे क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल कहा जाता है। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। ये कहाँ पे है, इसके दक्षिण में स्थित है। जैसे हम दक्षिण की तरफ आते हैं तो यहाँ स्थित है मध्य हिमालय। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाइए, ठीक है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। अब जो शिवालिक है वो सबसे दक्षिण में आता है। सबसे नीचे क्या आता है, ये शिवालिक हिमालय आता है। तो हिमालय के 3 पार्ट हो गए, एक तो हो गया वृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, और तीसरा हो गया शिवालिक हिमालय। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के जो दक्षिण में है, इसके बाद क्या आता है, यहाँ पे उत्तरी मैदान आता है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए जाते हैं। हमने पिछले वीडियो में बनाया था, जब नदियां पहाड़ों से आती है, जब ये नदियां ऊपर से निकलती हैं, तो जैसे मैदानों में पहुंचती है, क्या होती है, इनकी स्पीड स्लो हो जाती है, और जो अपने साथ ही अवसाद लाते हैं, इनको यहाँ पे निक्षेपित करते हुए जाते हैं। निक्षेपित करते जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक विशाल मैदान बनाते हैं। तो यही कह रहा है कि ये सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, जो जलोढ़ निक्षेपण से बनाते हैं। जो जलोढ़ निक्षेपण मतलब जो अपने साथ ही अवसाद लाते हैं, उनको निक्षेपित करते हुए जाते हैं, आगे को बढ़ती हैं, और यहाँ पे मैदान बनते जाते हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ होते हैं। अब क्या होता है, इनके साथ बहुत सारे सेडिमेंट आते हैं जो कृषि के लिए उपयोगी होते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक होती है। देखो, कृषि के लिए अगर मैदान उपयोगी होंगे तो यहाँ पे जनसंख्या भी अधिक होगी, क्योंकि वो कृषि करेंगे, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा, तो बहुत अगर सुविधाएं मिल रही है तो ज़्यादा लोग कहाँ बसना चाहेंगे, प्लेन्स में ही बसना चाहेंगे। तो इसलिए ये एरिया क्या हो जाता है, जनसंख्या के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम जनसंख्या क्या करती है, पहाड़ों में न रहकर मैदानों की तरफ ये पलायन करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो क्या आप जानते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम्स में। कोई भी एग्जाम्स हो, कहीं ना कहीं ये एग्जाम्स में घूमता है क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व की सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हैं। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। बहुत बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि सुंदरवन डेल्टा किस आकार का है, ये त्रिभुजाकार आकार का है। डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, जहां नदियां
समुद्र में प्रवेश करती है। देखो जो नदी निकली समुद्र में प्रवेश करती है, अपने साथ अवसाद छोड़ते जाएगी, फिर नदी में प्रवेश करेगी, ये क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। जो भारत के पश्चिमी भाग में है वहां पे क्या है, यानी कि राजस्थान वाले भाग में वहां पे क्या है, भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। अब रेगिस्तान है, वहां पे पानी नहीं है, नमी कम है, बारिश नहीं होती है, वहां पे वनस्पति भी क्या होंगी, बहुत कम होंगी। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। जो उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। जो हमने बात की थी ये हिमालय हो गया, यहाँ पे शिवालिक हो गया, शिवालिक के बाद मैदान आते हैं, मैदान के बाद ये क्या बोलता है, इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। अरावली हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। अरावली क्या है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है, सबसे पुराना वलित पर्वत है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती। ये नदियां कहाँ को बहती हैं, पश्चिम में गिरती हैं, और देखो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, और ये कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। कौन सी, नर्मदा और तापी। तो क्वेश्चन आता है नर्मदा और तापी नदियां किस ओर बहती हैं, तो ये पश्चिम की तरफ बहने वाली, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं। तो तापी और नर्मदा कहाँ गिरती हैं, अरब सागर में गिरती है। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अभी हम मैप में देखेंगे तो वो तब हमें अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है तथा असमान है। इन पठारों में खनिजों जैसे कोयला एवं लौह अयस्क की प्रचुरता होती है। जैसे हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, जो आपके पठार होते हैं, पठारों में क्या होती है, खनिज यानी कि मिनरल्स की बहुत ज़्यादा प्रचुरता होती है। तो इसलिए पठारों का महत्व होता है। और हमने ये भी पढ़ा था कि बहुत सी माइनिंग फैक्ट्रियाँ जो कंपनियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, पठारों में ही स्थित हो जाती है, ताकि वहाँ से वो खनिज वगैरह इकट्ठा कर सकें। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्वी तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफी सक्रिय तथा पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, कई नदियां महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अभी हमने देखा था जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर कौन सा है, सुंदरवन, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अब देखो ये क्या बोलता है पे, क्या आप जानते हैं प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं एवं कंकाल के जैसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मर जाते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है, जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीप का निर्माण होता है। जो लक्षद्वीप है एक परवाल द्वीप है। देखो यहाँ पे परवाल द्वीप दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है, समुद्री जंतु के कंकाल है। समुद्री जंतु मरे, उनके कंकाल इकट्ठे हुए, फिर उसके ऊपर इकट्ठा हुआ। देखो चारों तरफ इकट्ठा होते हुए क्या बनाएगा, एक परवाल द्वीप बना देता है, पूरा एक द्वीप बना देता है। और यहाँ चारों तरफ पानी है और ये बीच में परवाल एक द्वीप बन जाता है। जो लक्षद्वीप है वो भी क्या है, एक परवाल द्वीप है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखो एनसीईआरटी से, बहुत छोटी छोटी बातें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हमें जानने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह है। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन बनता है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, वो अरब सागर में स्थित है। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है। अभी हमने परवाल की बात करा था, जब समुद्री जीव मरते हैं तो उनके कंकाल इकट्ठे होते जाते हैं, वो क्या बनते हैं, परवाल द्वीप बनाते हैं। जो लक्षद्वीप है वो क्या हमारा परवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो अंडमान और निकोबार है वो कहाँ पे स्थित है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये हमारा यहाँ पे 7th क्लास का एनसीईआरटी हमने कवर किया है। एक बार मैं आपको मैप में ले जाता हूँ। ये गंगा ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये यहाँ पे आपको दिख रही है,
ये क्या बनाती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। यहाँ पे आपकी आ गई अरावली श्रेणी होगी। और यहाँ पे भारतीय मरुस्थल, ये एरिया क्या है, भारतीय मरुस्थल एरिया है, जहाँ पे वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। ये तो हिमालय का एरिया हो गया, हमने देख लिया था। हिमालय 3 इसके भाग हो गए थे। आगे देखते हैं। अब ये देखो, नर्मदा और तापी नदी की बात हम कर रहे थे। नर्मदा और तापी नदी ये पूर्व से लेके पश्चिम में ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिरती है। ये नर्मदा नदी होगी और ये तापी नदी होगी। और यहाँ पे ये दक्कन का पठार है, सतपुड़ा श्रेणी है। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूरा पश्चिमी घाट है। ये आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट क्या होता है, संकरा होता है। और यहाँ ये पूर्वी घाट है, जो क्या है, ऐसे इसमें गैप है, क्योंकि यहाँ से नदियां आती हैं, अपने साथ सेडिमेंट लाती हैं और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो अपने सेडिमेंट यहाँ छोड़ते हुए जाती है। और जो पश्चिमी घाट है, मैदान है, वो क्या है, संकरा है, वो संकरा है। और जो पूर्वी घाट मैदान है, वो क्या है, चौड़ा है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, ध्यान देना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो, पश्चिम से अगर सेडिमेंट आ रहे हैं, नदियां अपने साथ सेडिमेंट ला रही है, कृष्णा नदी है और बहुत सारी नदियां हैं, ये अपने साथ, कावेरी नदी है, अपने साथ सेडिमेंट ला रही हैं, तो क्या होगा, जैसे जैसे मैदान में आएंगे, मैदान में एरिया में इनकी स्पीड कम हो जाएगी और ये बिखर जाएंगी। जो इनके साथ अवसाद होंगे, ये इधर उधर फैलाने लग जाएगी और धीरे धीरे क्या करेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएंगी, उसमें मिल जाएंगी। तो जितने एरिया में अपने सेडिमेंट छोड़ते जाएगी, ये भाग क्या होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। तो इसलिए ये भाग क्या है, पूर्वी घाट मैदान चौड़ा है एज कम्पेयर टू पश्चिमी घाट मैदान से। 6 का हमने 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिया। इसमें यही सब चीजें थी, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतर विस्तार, भारत में मानक यामी उत्तर क्या है 82.5 डिग्री, और भारत के पूर्व से लेकर पश्चिमी यानी कि अरुणाचल से गुजरात में कितने घंटे का अंतर आता है। इसी को कम करने के लिए, इसी को मैनेज करने के लिए एक भारतीय यामी उत्तर बनाया गया। और हमने क्या देखा, भारत किन किन देशों से सीमाएं अपनी शेयर करता है। और इसमें था कि हमारे पर्वत पठार हिमालय के कितने भाग हैं, हिमालय में क्या करता है, हिमालय में बहुत सारी चीज़ों से एक संतरी, एक पहरेदार का काम करता है। सुंदरवन डेल्टा कैसे बनता है, परवाल क्या होते हैं, परवाल द्वीप कौन सा है, और परवाल द्वीप कैसे बनते हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में सीखा। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये चैप्टर भी। देखो, छोटी क्लास की एनसीईआरटी है, लेकिन इसमें बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो आपको अच्छी बुक में नहीं मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।